Hello guys, so this is next topic in globalization and Indian economy. So in this topic we will understand about the liberalization of foreign trade and foreign investment policy. So far you have studied the globalization. अब तक आपने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है जिसका मतलब क्या होता है आप जिसका मतलब होता है सर उसका मतलब होता है इंटर कनेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस। एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंड रहती है और कनेक्ट रहती है। किसके थ्रू कनेक्ट रहती है हमने पढ़ा ट्रेड के थ्रू। ट्रेड कौन करता है एमएनसी करती है या फिर देर आर वेरियस मोड ऑफ ट्रेड। ओके सो व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन। देखो लिबरल का मतलब आपको पता है लिबरल लिबरल का मतलब थोड़ा खुले विचारों वाला थोड़ा ओपन। सो लिबरलाइजेशन का मतलब पहले जो आपकी जो कंट्री थी वो इतनी ज़्यादा लिबरलाइज नहीं थी। वो क्या थी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्या थी क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता था सिर्फ एक मतलब हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन होता था वो बस हमारी कंट्री तक सीमित रहता था। बाहरी दुनिया से हम उतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ 1991 में 1991 सबसे फेमस है एलपीजी रिफॉर्म के लिए लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन आपने देख लिया क्या होता है। अब देखेंगे लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी तो हम थोड़े लिबरल हुए तो हमने क्या हुए हमने जितने भी ट्रेड बैरियर थे वो हटा दिए। मतलब हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। क्या कर दिया ओपन कर दिया ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सके और हम दूसरे देश के साथ ट्रेड कर सके। बिना लिबरलाइजेशन के ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं था। सो लिबरलाइजेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ रिफॉर्म इन 1991। ओके इसको कैसे समझना है देखो इसको समझो कि आप चाइनीज़ टॉयज़ का एग्जांपल आपने देखा है इंडिया में कि 90% ऑफ द टॉयज़ कौन से हैं हमारे देश में चाइना के हैं। तो सपोज करो अगर गवर्नमेंट ने जो चाइनीज़ टॉय हैं अगर गवर्नमेंट इन टॉय पे क्या लगाना स्टार्ट कर दे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दे और बहुत ज़्यादा हैवीली टैक्स लगाना स्टार्ट कर दे। इतना टैक्स लगाना स्टार्ट कर दे कि जो चाइना में कोई भी गुड्डा या फिर कोई भी टॉय है सपोज करो 20 रुपये का बना और इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने के बाद उसकी कीमत हो गई 200 रुपये। राइट अब बना वो 20 रुपये में लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने के बाद 200 रुपये का पड़ा वो। तो अब इंडिया वाले उसको कम खरीदेंगे क्योंकि अगर इंडिया वाले उसको कम खरीदेंगे क्योंकि वही गुड्डा वही टॉय अगर इंडिया में अगर 150 रुपये का या 100 रुपये का मिल जाएगा तो इंडिया वाले ये खरीदेंगे। तो देखा आपने सिर्फ एक टैक्स लगाने से क्या हो गया इम्पोर्ट पे बायर्स जो बायर करते हैं उनको जो इम्पोर्ट जो करते हैं इम्पोर्ट का मतलब दूसरे देश से सामान मंगवाना। तो दूसरे देश से जो सामान मंगवाते हैं अगर बायर्स को उतना टैक्स देना पड़े तो शायद ये बायर्स हैं ये नहीं खरीदेगा कोई भी। सो दिस इज़ द वन ऑफ द वे। और चाइना इतनी ज़्यादा मार्केट हमारे देश में कैप्चर नहीं कर पाएगी। तो ये क्या है आपने क्या लगा दिया एक ट्रेड बैरियर। ट्रेड पे बैरियर और कैसे लगाया टैक्स ऑन इम्पोर्ट। तो अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि ट्रेड बैरियर का एग्जांपल बताओ तो आप बता सकते हो कि टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ ऑल्सो ए ट्रेड बैरियर सिंपल। सो अगर ऐसा करेंगे अगर आप ऐसे ट्रेड बैरियर लगाओगे तो इंडियन मार्केट है वो अपना ऑटोमेटिकली क्या करेगी फ्लोरिश करेगी जिससे इंडियन टॉय भी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। सो देखो तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट को क्या बोलते हैं ट्रेड बैरियर। क्यों क्योंकि ये ट्रेड को क्या करता है रिस्ट्रिक्ट करता है उतना फ्री फ्लो नहीं होने देता जितना होता है। जैसे कोई भी आप हाईवे पे कोई गाड़ी आपकी 100-150 की स्पीड पे जा रही है और एकदम से ब्रेकर आ जाए तो आपको स्पीड स्लो करनी पड़ती है ना। और अगर ये ब्रेकर नहीं होता तो शायद आप कंटिन्यूसली मूव करते रहते। मतलब ये आपने ब्रेकर लगा दिया यानी ब्रेक लगा दिया जिसके कारण वो आपका फ़्लो है वो क्या हो गया रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसी तरह ट्रेड अगर ट्रेड फ्रीली फ़्लो हो रहा है अगर आप उस पर बहुत हैवी टैक्स लगा देते हो तो क्या बन जाता है ट्रेड बैरियर बन जाता है। ट्रेड में बाधा उत्पन्न करने लगता है। तो गवर्नमेंट इस ट्रेड बैरियर को रेगुलेट करती है। फॉरेन ट्रेड पे कौन से गुड्स पे किस पे कौन से मटेरियल पे कितना टैक्स लगाना है कितना टैक्स नहीं लगाना है। तो ये सारी चीज़ें चलती थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जितने भी फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो बैरियर थे वो हटा दिए। आज़ादी के बाद हमने सारे के सारे ट्रेड बैरियर हटा दिए। क्यों और दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन।
सॉरी, हमने हटाए नहीं, एक करेक्शन करो छोटा सा। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद हमने सारे के सारे बैरियर लगा दिए। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी को हमने बिल्कुल क्लोज़ कर दिया। क्यों क्लोज़ कर दिया? क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी थी, यानी जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ थी, उनको बाहर से ज़्यादा कंपटीशन ना मिले, वो फ्लरिश कर सकें, वो आगे बढ़ सकें, इसलिए हमने क्या कर दिया, सारी की सारी मार्केट को क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। और जब इंडस्ट्रीज़ 1950 और 60s में आ गई, ताकि अब वो कंपटीशन कर सकती थी बाहर की कंपनियों के साथ, तब इंडिया ने क्या कर दिया, इंपोर्ट अलाउ कर दिया। किस पे? खाली एसेंशियल आइटम्स पे इंपोर्ट हमने अलाउड किया, सब पे अलाउड नहीं किया, खाली एसेंशियल आइटम्स जैसे मशीनरी, फर्टिलाइज़र, पेट्रोल्स, इस पे हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा हम थोड़े से लिबरल हो गए, इन पे हमने थोड़ा सा ट्रेड बैरियर हटा दिया। Note that all developed countries during the early stages of development have given protection to the domestic producer through a variety of means. सिर्फ इंडिया ने ही नहीं, बाहर की जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने भी अपने छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ को और अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया है, ताकि उनका देश फ्लोरिश कर सके, और अलग अलग तरीके से वो करते हैं। अब देखो क्या हुआ, अब 1991 में एक बड़ा चेंज किया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है कि अब हमारी इंडस्ट्री हैं वो पूरे ग्लोबल लेवल पे compete करें। तो ये कंपटीशन क्या करेगा, एक तो compete करेंगे, अगर दो इंडस्ट्री compete करेंगे तो इससे क्या होगी, क्वालिटी इम्प्रूव होगी, और क्वालिटी इम्प्रूव होगी उसके साथ साथ कॉस्ट भी कम या ज़्यादा हो सकती है। और इस डिसीज़न को पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी क्या किया, सपोर्ट किया, और बाद में जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो भी बैरियर थे लगभग वो सारे हटा दिए गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था कि अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत आसानी से किया जा सकता था, और फॉरेन कंपनी हमारे देश में आ सकती थी, हमारे देश में वो इंडस्ट्री लगा सकती थी। पहले वो ऐसा नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या थी, क्लोज्ड इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, अब आप समझोगे व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जो जितने भी बैरियर और रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो मतलब क्या होगी, गवर्नमेंट लिबरलाइज। सिंपल आप कहना चाहोगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कंट्री पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, अब वो क्लोज्ड ना होके वो कैसी इकोनॉमी होगी, वो ओपन इकोनॉमी होगी। अब बाहर देश से कंपनी इंडिया में सेट हो सकती हैं, और हम भी दूसरे देश में जाके कंपनी लगा सकते हैं, गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेसेस अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट एंड व्हाट दे विश टू एक्सपोर्ट। उन्हें क्या इंपोर्ट करना है और क्या एक्सपोर्ट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है अभी भी थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाती है, ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं लगाती। दैट्स वाई हमारी गवर्नमेंट को क्या कहा गया है, लिबरल, यानी थोड़ी सी गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को खोल दिया है, जिसका मतलब क्या हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ईजिली बता सकते हो। और टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ वन टाइप ऑफ ट्रेड, याद रखना, कई बार पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। उसमें आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डेवलपमेंट, टैक्स ऑन इम्पोर्ट, ऐसा बहुत सारी चीज़ें देगा। तो मेक श्योर यू नो दिस ट्रेड बैरियर। ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके देखना। अगला है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब लिबरलाइजेशन तो कर दिया, सिंपल है, सब देशों ने लिबरलाइज कर दिया, इंडिया ने भी कर दिया, सारी की सारी चीज़ें खोल दी। अब क्या, अब कोई ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए ना, ऐसी कोई पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इन सारी इंडस्ट्रीज़ को, इस ट्रेड को क्या कर सके, जितने भी उनकी देखी रेख कर सके कि कौन सी कंट्री फ्रीली ट्रेड कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, या कोई ट्रेड हैम्पर तो नहीं हो रहा है, या फिर ट्रेड रिलेटेड जो भी कुछ इश्यूज हैं उनको सोल्व किया जा सके। तो उसी को लेके जो बहुत ही बड़ा एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया। सो ट्रेड फ्रीली मूव करे,
उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, सारे के सारे गवर्नमेंट है वो लिबरलाइज पॉलिसी अडॉप्ट करे ट्रेड को इंक्रीज़ करने में, कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ उतना भेदभाव ना करे। तो इस सब चीज़ों के लिए क्या इस्टेब्लिश किया गया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए क्या इस्टेब्लिश किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके रिगार्डिंग में रूल एंड रेगुलेशन बनाता है। आज के दिन अगर 2014 का डाटा देखें तो लगभग 160 कंट्री WTO की मेंबर हैं। और WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। और कई बार हमने देखा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो आज भी अनफेयरली ट्रेड बैरियर लगाती हैं उनकी कंपनी को बचाने के लिए, और इतना फ्रीली ट्रेड नहीं करती हैं। आपने ट्रंप को देखा होगा, कई बार ये बैरियर लगा दिया, वो बैरियर लगा दिया, ये सैंक्शन लगा दिया, वो सैंक्शन लगा दिया, करते रहते हैं। और कई बार डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो ट्रेड बैरियर रिमूव करने के लिए बोलते रहते हैं और खुद ट्रेड बैरियर लगाते हैं। सो अभी एक डिबेट चल रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, क्या डिबेट है वो देखते हैं। देखो, डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। So you have seen in chapter 2 that agriculture sector provide bulk of employment and significant portion of the GDP in India। आपने ये देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है वो GDP में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अब देखो, अगर US का शेयर हम देखें तो GDP में लगभग 1% है, राइट। और उसकी कंट्री का जो टोटल जो एम्प्लॉयमेंट रेट है 1% वो GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, और 0.5% उसको एम्प्लॉयमेंट देता है। ऑलमोस्ट बहुत ही कम है। अगर ऐसा हमारा देश में देखा जाए तो एग्रीकल्चर में हमारी जो GDP है वो तो ज़्यादा नहीं करती, फिर भी लगभग 70 से 80% लोग, यानी 60 से 80%, 70 पकड़ो, लगभग 60 से 70% लोग हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंगेज्ड हैं। और US में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही कम लोग इंगेज्ड हैं, फिर भी वहाँ की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री US गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, और जिसके कारण US के फार्मर हैं वो अपने जो फार्म प्रोड्यूस हैं बहुत ही अब नॉर्मली लो प्राइस पे बेचते हैं। क्योंकि USA की गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज़ करती है। सब्सिडाइज़ का मतलब आपको समझना होगा, सब्सिडी का मतलब क्या होता है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, अगर सपोज करो आपने कोई फर्टिलाइज़र ख़रीदना है और वो फर्टिलाइज़र आपको पड़ता है 600 रुपये का, 600 रुपये का पर क्विंटल पड़ता है, सपोज करो कोई भी फर्टिलाइज़र। तो गवर्नमेंट सब्सिडी क्या मतलब होता है, सब्सिडी का मतलब सपोज करो गवर्नमेंट ने क्या दे दिए, 250 रुपये क्या दे दिए, जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसको 250 रुपये पहले ही दे दिए, तो आपको इसमें से 250 रुपये कम होके मिलेगी, मतलब 0, 5 और 3, मतलब 350 रुपये की आपको क्या मिलेगी, वो फर्टिलाइज़र मिलेगी आपको। वैसे ओरिजिनल रेट कितना था, 600 रुपये, लेकिन आपको मिली कितने की, 350 की। क्यों, 250 रुपये किसने दे दिए, गवर्नमेंट ने। इसका मतलब जो ऐसी चीज़ जो गवर्नमेंट पे कर देती है वो उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडी। आपके घर पे जो LPG है उसकी भी सब्सिडी आती होगी। कई बार आपको गैस सिलेंडर है वो 600 रुपये की बजाय 515, कई बार 75 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, ऐसी अब सब्सिडी गवर्नमेंट अनाउंस करती रहती है। तो USA में क्या होता है, USA में ये होता है कि USA की गवर्नमेंट वहाँ के किसानों को बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी देती है, जिसके कारण किसान वहाँ पे बहुत ही कम प्राइस पे वो अनाज वगैरह बेच पाते हैं। और अगर बहुत ही कम प्राइस पे वो अनाज बेचेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे रेट कम होंगे, और हमारे देश के किसानों को उतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिलती जितना USA देता है। तो हमारे देश के लोग बहुत ज़्यादा रेट पे बेचेंगे, वहाँ के कम रेट पे बेचेंगे, तो यानी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में रेट का क्या हो गया, मिसमैच हो गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। सो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बहुत बार बोला है कि ये जो ट्रेड बैरियर हैं वो WHO के हिसाब से, WTO के हिसाब से चलने चाहिए, सारे रूल एंड रेगुलेशन, सब्सिडी को कंट्रोल करना चाहिए। और सिंपल है, बस ये डिबेट आज भी चली हुई है कि इंडिया और USA के बीच में जनरली काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती है। सो दिस इज़ this is about the WTO. In the next lecture, we will study the impact of globalization on India. Till then, you let me know in the comment section where is the headquarter of WTO and when it was established. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कब इस्टेब्लिश हुआ। कई बार पूछती है NTSC, स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, याद करना है,
राइट, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे है। ओके गाइस, सो टिल देन यू एंजॉय योर डे, हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।